तो पिछले सीजन में हमने देखा था कि नई पावर्स अवेकन करने के बाद दुनिया का सबसे कमजोर हंटर जिनवू धीरे धीरे ताकतवर बनने लगता है और जब वो डंजन में एक चिंदी चोर को मार देता है, उसका छोटा भाई जो कि एक एस रैंक हंटर है उसकी जान के पीछे पड़ जाता है। वहीं साथ ही उसे एलिक्सर ऑफ लाइफ की रेसिपी भी मिली है जिसे बनाकर वो अपनी माँ का इलाज करना चाहता है। आगे हम जिनवू को देखते हैं जिसे उसकी बहन का फोन आता है और वो उसे याद दिलाती है कि आज उसे पेरेंट्स टीचर मीटिंग में आना था, जहाँ जिना देखती है कि वो काफी ज्यादा अलग दिख रहा था। मैं तो बस टीचर्स और स्कूल के सामने थोड़ा रिस्पेक्टेबल लगना चाहता था, प्रोफेशनल जैसा। वहीं स्कूल की सारी लड़कियां उसके पीछे लट्टू होने लगी हैं। जिना उसे याद दिलाती है कि उसकी कोई गर्लफ्रेंड नहीं है, तो क्या वो उसे अपने कुछ दोस्तों से इंट्रोड्यूस करा सकती है। तू मेरे सामने ज्यादा फ्री मत हो, समझी ना। वैसे भी तेरी सारी दोस्त बदसूरत हैं, मेरे भी कुछ स्टैंडर्ड हैं, समझी। इसके बाद वो टीचर से मिलने जाता है जहाँ वो उसकी छोटी बहन की तारीफ ही करे जा रही थी कि वो कितनी बड़ी रोल मॉडल है बाकी सारे स्टूडेंट्स के लिए। वो उसे ये भी बताती है कि जैसे उसके एग्जाम स्कोर्स आए हैं वो किसी भी मेडिकल स्कूल में एडमिशन ले सकती है, लेकिन उसकी टीचर को सिर्फ एक ही फिक्र है, क्या अगर तुम्हारी बहन की अवेकनिंग होती है तो तुम उसे हंटर बनने दोगे। बिल्कुल नहीं, मैं तुमसे कुछ रिक्वेस्ट करना चाहती थी। इसके बाद हम सांगी को देखते हैं जो कि सामने जिनवू को देखकर हैरान हो जाती है। वो बताता है कि वो जिना का भाई है, लेकिन सांगी को पहले ही पता है कि वो क्या कहना चाहता है। वो कहती है कि चाहे वो टीचर जितना मर्जी कहे वो वापस स्कूल नहीं आने वाली और हंटिंग तो कतई ही नहीं छोड़ेगी। सुन बे मंदबुद्धि, तू सिर्फ एक ई रैंक हंटर है, तेरी रोजी रोटी हंटिंग करके नहीं चलने वाली। तो सांगी कहती है कि वो भी तो ई रैंक हंटर है। मैं असल में तुम्हें हंटिंग छोड़ने के लिए नहीं कहने आया हूँ, मेरे साथ चलो। वहीं एयरपोर्ट पर हम वू को देखते हैं जो कि उसी चिंदी चोर हांग के छोटे भाई का स्वागत करता है जिसका नाम डोंग सू है। क्या तुम उन दो हंटर से मिलने आए हो? तुम मजाक कर रहे हो ना, मैं मिलने नहीं बदला लेने आया हूँ। मैं उन्हें तड़पा तड़पा कर मारूंगा, वो भी एक डंजन के अंदर, ताकि किसी को कुछ ना पता चले। तुम और तुम्हारी सर्वेलेंस टीम सिर्फ एक्टिंग करना कि तुम कुछ नहीं जानते। हाँ, अगर तुम जैसे चूहों को लगता है कि तुम मुझे रोक सकते हो तो बात अलग है। मेरा काम सिर्फ उन हंटर्स को मॉनिटर करना है जो पब्लिक के लिए खतरा हो सकते हैं। इसके बाद डोंग सू वहाँ से चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ हंटर एसोसिएशन में उस एंट की बॉडी को उतारा जा रहा था। प्रेसिडेंट, हमें कुछ खतरनाक चीजें पता चली हैं। एवोल्यूशन की वजह से रेड एंट्स के पास विंग्स आ गई हैं जिसका यूज करके वो ट्रैवल कर सकते हैं। फिलहाल के लिए वो थोड़ी दूर तक ही उड़ सकते हैं, लेकिन अगर वो और इवॉल्व होते हैं तो जेजू आइलैंड से यहाँ पर आना कोई बड़ी बात नहीं होगी। अगर वो यहाँ आ गए तो हमारा पूरा नेशन तबाह हो सकता है। मैं देखता हूँ क्या कर सकता हूँ। दूसरी तरफ जिनवू सांगी को एक डंजन रेड पर लेकर आया है जिसमें उसकी मदद आन ने की है। ये असल में नए हंटर्स के लिए ट्रेनिंग एक्सरसाइज है और जिनवू के कहने पर उसने जिन और सांगी को पार्टिसिपेट करने की परमिशन दी है। वो बात कर ही रहे थे तभी स्ट्राइक टीम का टैंक उन्हें रोक देता है जो इंतजार कर करके थक चुका था। उसका नाम किम चू है जो कि एक ए रैंक टैंक है और इस मिशन का लीडर भी। तो मुझे बेबी सिटिंग का काम दे रहे हो, वो भी 2 ई रैंक्स का। किम चू के अलावा स्ट्राइक टीम में 5 बी रैंक्स भी हैं और 2 सी रैंक्स। जब इसे पता चलेगा कि डंजन्स कितने खतरनाक होते हैं तो ये अपने आप ही पीछे हट जाएगी। इसके बाद सभी लोग गेट के अंदर चले जाते हैं, लेकिन तभी जिनवू को कुछ फील होता है और हम देखते हैं कि वो डंजन गेट अचानक से रेड कलर का हो जाता है। जिनवू सांगी के साथ वहां से बाहर जाने की कोशिश करता है लेकिन वो बाहर नहीं आ पाता, तो वो आन से कहता है कि वो मदद लेकर आए और पोर्टल वापस से जिनवू को अंदर खींच लेती है। जब बाइक को ये पता लगता है वो हैरान हो जाता है। उसे लगता है कि एक सी रैंक गेट का रेड कलर में बदलना इम्पॉसिबल है और वो खुद इस चीज को चेक करना चाहता है। वहीं डंजन में सभी लोग हैरान हो जाते हैं क्योंकि वो गेट डिसअपीयर हो चुका है और वो बिल्कुल ही अलग सी जगह पर है। ये सब कुछ उस रेड गेट की वजह से है। रेड गेट एक ऐसे डंजन में लेकर जाता है जो कि बिल्कुल ही आइसोलेटेड होता है और यहाँ से तब तक बाहर नहीं जाया जा सकता जब तक कि डंजन का बॉस न हार जाए या फिर ये डंजन खुद टूट जाए। और ऐसे डंजन में बाहर से कोई भी हमारी मदद करने नहीं आ सकता। तभी एक तीर उड़ता हुआ सांगी के पास आता है, लेकिन जिनवू अपने हाथ से उसे रोक देता है। जिनवू ने सांगी को तो बचा लिया था, लेकिन एक और हंटर उस तीर की वजह से मारा जाता है। हम देखते हैं कि यह हमला आइस सेल्व्स ने किया था। वो उतनी दूर से हमला कर रहे थे कि कोई एवरेज हंटर उनके अटैक का तो पता ही नहीं लगा पाता, लेकिन जिनवू कोई नॉर्मल हंटर नहीं था। इन सब ने जानबूझकर हमारे कमजोर हंटर पर हमला किया। वो एल्व्स कुछ ज्यादा ही कॉन्फिडेंट दिख रहे थे। वहीं जिनवू भी काफी गुस्से में था। वहीं अपनी लोकेशन रिवील होने की वजह से वो एल्व्स वहां से चले जाते हैं। मेरी बात ध्यान से सुनो, ये एक रेड गेट है, हमारी मदद करने बाहर से कोई नहीं आने वाला। और क्योंकि मैं ही सबसे हाई रैंकर हूँ, तुम्हें जिंदा रहना है तो मेरी बात माननी होगी। पर इतने बड़े ग्रुप को मैं कमांड नहीं कर सकता, तो हम 2 ग्रुप्स में बट जाएंगे। जो लोग जिंदा रहना चाहते हैं मेरे साथ चलो। लेकिन वो सी या उससे निचले रैंक वालों को अपने साथ आने नहीं देता। तुम लोग सिर्फ हम पर बोझ ही बनोगे। अगर हम जीना चाहते हैं तो हमें तुम्हें
छोड़ना ही होगा। यहाँ का एक दिन बाहर की दुनिया के 1 घंटे के बराबर है। ऐसे में हम कोई भी रिस्क नहीं ले सकते। दुनिया का यही दस्तूर है, सिर्फ स्ट्रॉन्ग ही सर्वाइव कर सकता है। लेकिन तभी एक बी रैंक हंटर किम के ग्रुप को छोड़कर जिनवू को ज्वाइन कर लेती है। किम को उस एरो के बारे में तो पता भी नहीं लगा था, पर तुमने उसे अपने हाथों से रोक दिया। तुम एक ही रैंक हंटर तो हो ही नहीं सकते। पार्क को लगता है जिनवू या तो ए रैंक है या फिर उससे भी ऊपर। इसके बाद वो दोनों टीम्स अपने अलग अलग रास्ते में निकल जाती है। किम को आगे जाने पर पता लगता है कि ये एरिया आइस बेयर्स का है। जिनवू का ग्रुप तो मारा ही जाएगा। एक सेकंड, उसके ग्रुप में एक बी रैंक है और एक सी रैंक। तो मुझे ऐसा क्यों लगा कि उसका लीडर कोई ई रैंक है। तभी उसके ग्रुप का सामना 3 बेयर से होता है और यहाँ हमें पता चलता है कि किम इतना उछल क्यों रहा था। उसके ऊपर जब एक बेयर हमला करता है उसके पंजे ही टूट जाते हैं और किम चू अगले ही पल उसे बीच में से काट देता है। लेकिन उनकी लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई थी क्योंकि अभी भी 2 बेयर्स जिंदा हैं। वहीं जिनवू के ग्रुप में पार्क नोटिस करती है कि उनके चारों तरफ भालू के पंजों के निशान हैं। हम भालुओं के इलाके में हैं, हमें वापस चलना चाहिए। हम इसीलिए सिर्फ आगे बढ़ेंगे। अगर हम भालुओं के इलाके में हैं, यानी हमें सिर्फ उनसे ही संभल कर रहना होगा। आइस एल्व्स जैसे समझदार दुश्मनों से भालुओं से लड़ना बेटर है। पार्क हैरान हो जाती है कि वो इतना आगे की सोच रहा है और वो उससे माफी मांगती है। जिनवू पार्क के लिए एक कोट निकालता है और सभी लोग ये देखकर हैरान हो जाते हैं कि उसने अभी अभी समनिंग मैजिक यूज किया, क्योंकि हाई लेवल हंटर्स भी 2-3 छोटी मोटी चीजों से ज्यादा स्टोर नहीं कर सकते। वहीं जिनवू उन सभी के लिए एक एक कोट निकाल देता है और सांगी सोचने लगती है कि आखिर जिनवू है कौन। जिनवू उसे अपनी असली पावर्स नहीं बताता और यहाँ उसे लाने के लिए माफी मांगता है। मैं तुम्हें सेफ रखूंगा और तुम सबको भी, लेकिन मेरी एक शर्त है कि तुम में से कोई भी मुझसे कोई सवाल नहीं पूछेगा। तभी उनके सामने भी एक बेयर आ जाता है और जिनवू उससे लड़ने के लिए अपने वुल्फ असासिन टाइटल को सिलेक्ट कर लेता है। वहीं डंजन के बाहर व्हाइट टाइगर गिल्ड का लीडर बाइक पहुंचा हुआ है, जो देखता है कि रेड गेट पूरी तरह से सील हो चुका है। मुझे नहीं लगता कि हंटर्स के सर्वाइव करने का ज्यादा चांस है, लेकिन अंत में सारी चीजें किम चू पर ही डिपेंड करेंगी। असल में एक और हंटर है जो उन्हें बचा सकता है। मुझे लगता है कि उसकी रीअवेकनिंग हुई है, पर ये चीज अभी कंफर्म नहीं है। तभी वहाँ पर डोंगसू आ जाता है। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ये तुम्हारी जुरिस्डिक्शन नहीं है। तुम्हें तो अमेरिका में होना चाहिए था। वो सब छोड़ो, मैं ये जानना चाहता हूँ कि एक ई रैंक व्हाइट टाइगर गिल्ड के गेट में क्या कर रहा है। बैक हैरान हो जाता है कि उसका टारगेट एक ई रैंक हंटर है। वहीं डोंगसू का भी दिमाग खराब हो जाता है। मैं अमेरिका से उड़कर इसके लिए आया था। वो छुछुंदर इस गेट के अंदर फंसा पड़ा है। वो तो मेरे बिना कुछ किए ही इसके अंदर मर जाएगा। जिनवू तो काफी लकी है, जब तक वो अंदर है डोंगसू उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। पर क्या वो वहाँ से जिंदा भी आ पाएगा? वहीं डंजन में सभी लोग हैरान खड़े थे क्योंकि जिनवू ने अकेले ही उस आइस बेयर को हरा दिया था और उसने एक नहीं दर्जनों बेयर्स को हरा दिया है। और रात को वो सभी लोग बेयर मीट की पार्टी कर रहे थे। वहीं वो दोनों लड़कियां हैरान थी क्योंकि इतने सारे बेयर्स को मारने के बाद भी जिनवू ट्रेनिंग करने गया है। दूसरी तरफ हम जिनवू को देखते हैं जो कि असल में सीधा बेयर्स के घर के अंदर गया है और वो उन सबको वहीं पर ठिकाने लगाना चाहता है, जिसके लिए वो अपनी आर्मी को समन करता है। ये तुम्हारा पहला मिशन है, सारे बेयर्स को खत्म कर दो। जिसके बाद जिनवू की आर्मी और उन बेयर्स के बीच में युद्ध छिड़ जाता है। वो बेयर्स काफी पावरफुल हैं, लेकिन जिनवू की आर्मी भी कुछ कम नहीं थी और मेजेस भी अपना पूरा काम कर रहे थे। और जब बेयर्स कुछ सोल्जर्स को मार भी देते हैं, वो वापस से खड़े हो जाते हैं क्योंकि वो अनडेड हैं। जितना मैंने सोचा था ये तो उससे भी बेहतर कर रहे हैं। हाँ, पर मेरी एमपी जरूर खत्म हो रही है। वो ये सब सोच ही रहा था, तभी उन बेयर्स का लीडर सामने आ जाता है जिसकी ताकत बाकी सबसे कहीं ज्यादा थी और वो आसानी से उन सोल्जर्स के झुंड को हराता जाता है और वो अपनी रोर से ही सारे सोल्जर्स को खत्म कर देता है, जिसकी वजह से जिनवू का माना भी 0 पर आ जाता है। उसके सारे शैडो सोल्जर्स पलक झपकते ही खत्म हो गए थे और अब उसके पास इतना माना नहीं है कि वो उन्हें समन करे। तो जिनवू उस बेयर से लड़ने के लिए इग्रिस को भेजता है। वो बेयर झट से इग्रिस पर हमला कर देता है, लेकिन इग्रिस के सामने वो बेयर भी नहीं टिक पाता। इग्रिस उसके साथ बिल्कुल वैसे ही खेल रहा था जैसे उसने जिनवू की कुटाई की थी और वो हमला करके उसे अपने घुटनों पर ले आता है, जिसके बाद वो उस लड़ाई को उस बेयर की गर्दन काट के खत्म कर देता है। इग्रिस तो सच में काफी ताकतवर है। अगर हमारी लड़ाई के वक्त इसने तलवार नीचे ना गिराई होती तो मैं तो डेफिनेटली मारा जाता। जिनवू को रियलाइज होता है कि वो अब जाकर इग्रिस के लेवल पर आया है, या शायद मैं अब भी उससे कमजोर ही हूँ। इग्रिस अपने मास्टर के सामने घुटने टेकता है और जिनवू उसकी तारीफ करता है। दूसरी तरफ हम किमचू को देखते हैं जो बड़ी मुश्किल से सांस ले पा रहा था। उसकी पार्टी के बाकी के मेंबर्स मारे जा चुके हैं। चाहे कुछ भी हो जाए, मैं व्हाइट टाइगर गिल्ड के एलीट्स को जरूर ज्वाइन करूंगा। लेकिन अपनी सिचुएशन को देखकर उसकी फटने लगती है और वो आइस एल्व्स उसके बच्चे खुचे ग्रुप को भी मार डालते हैं। उसका थोपड़ा देखकर किमचू की फट जाती है और वो अपनी जान बचाने के लिए वहां से भागने लगता है और उसे भागता हुआ एल्व्स
सेल्व्स का लीडर भी देख रहा था। आगे जिनवो अराइज कहता है, जिससे उन सभी बेयर्स की शैडोज एक्सट्रैक्ट हो जाती हैं और अब उसकी आर्मी और भी ज्यादा बड़ी हो गई है। वहीं गेट के बाहर अब 3 घंटे बीत चुके हैं, यानी गेट के अंदर 3 दिन। डोंगसू को लगता है कि जिनवो मर चुका होगा और वहां से जाने लगता है। एक मिनट, जिनवो तो व्हाइट टाइगर गिल्ड का नहीं है ना, तो वो इस गेट में कैसे गया? वो मेरा दोस्त है, वो लेवल सी क्वेस्ट को देखना चाहता था, इसलिए मैं उसे साथ में ले आया। अच्छा, तो ये बात है। तुम्हें क्या लगा था मैं ये कहूंगा? मुझे पता है कि तुम्हें नई चीजें पसंद है। आखिर तुम करना क्या चाहते हो? तभी उसका हाथ बाइक आकर पकड़ लेता है। डोंगसू, इसे छोड़ दो। क्या एक छोटी सी कंट्री का गिल्ड मास्टर मुझे ऑर्डर दे रहा है? इससे बाइक का गुस्सा भी बढ़ जाता है और दोनों की पावर्स क्लैश होने लगती हैं और डर के मारे आन पीछे जाने लगता है। एस रैंकर्स की लड़ाई, अगर हमने इसे नहीं रोका तो। लेकिन तभी वो दोनों एक दूसरे को पंच करते हैं, जिससे वहां की जमीन टूटने लगती है। लेकिन हम देखते हैं कि ऐन वक्त पर वो बीच में आ गया था। अगर आप दोनों ने अपनी ताकत को ना रोका होता तो आज मैं अपने दोनों हाथ खो बैठता। मुझे नहीं पता कि आप क्या सस्पेक्ट कर रहे हैं, पर 2 महीने पहले मैंने खुद संग की मैजिक पावर टेस्ट की थी। वो सच में अभी भी एक ई रैंक हंटर ही है और हांग को किसी मैजिक बीस्ट ने मारा था। ऑब्वियसली तुम झूठ कह रहे हो। लगता है मेरे भाई को यू ने मारा है। फिर आप जिनवो के पीछे क्यों पड़े हैं? तुम अभी तक नहीं समझे। वो तो बस किसी को मारने का बहाना है। तभी उसे कोई मैसेज आता है और वो वहां से चला जाता है। वहीं डंजन के अंदर किम चलता चलता उसी बेयर्स के ढेर पर आता है जिन्हें जिनवो ने खत्म किया था। तो इसीलिए मुझे कोई बेयर्स नहीं दिखे। क्या उस सी रैंक ने इन सबको खत्म किया? नहीं, ये उनके बस का काम नहीं है। क्या ये वही व्हाइट डीमन का काम है? और वो डर के मारे वहां से भाग जाता है। इसके बाद वो भागता भागता जिनवो की पार्टी के पास पहुंचता है, जो कि हंस खेल रहे हैं और आराम से खाना पीना खा रहे हैं। तुम लोग अभी तक जिंदा कैसे हो? असॉल्ट टीम पूरी तरह से खत्म हो गई, सिर्फ तुम्हारी वजह से, क्योंकि हमारे पास खाना और गियर नहीं थे। तुम लोगों ने सब कुछ अपने लिए रख लिया। और उसे लगता है कि पार्क ने भी उनकी टीम को इसलिए ज्वाइन किया क्योंकि वो इस बारे में जानती थी। मैं 3 तक गिनूंगा, अगर तब भी तुमने कन्फेस नहीं किया तो मौत के लिए तैयार हो जाओ। लेकिन जैसे ही वो उनके ऊपर हमला करने जाता है, जिनवो आके उसे रोक देता है और उसके हल्के से टपली से ही वो उड़ता हुआ कहीं दूर जाता है। तुमने अपने टीममेट्स को मरवा दिया और हमें भी मुसीबत में डाल दिया। तुम अपनी प्रेजेंस को नहीं छुपा सकते, बाहर आ जाओ। तभी उसके सामने कई सारे आई सेल्व्स आ जाते हैं और उनके साथ उनका बॉस भी था। इस कबाड़ के सामने लगता है कोई यूजफुल है। वहीं जिनवो उसकी बात को समझ पाता है, जो देख के वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं और जिनवो को लगता है कि शायद ये सिस्टम की वजह से है। चलो ये भी अच्छी बात है, इसने मुझसे कहा था कि ये तुम्हारे साथ compete करना चाहता है। लेकिन तभी जिनवो बिजली की तेजी से उसकी गर्दन काट देता है। तुम कुछ कह रहे थे? जिसके बाद जिनवो उसके ऊपर भी हमला कर देता है, पर वो उसे आसानी से ब्लॉक कर देता है और इस अटैक से ही जिनवो समझ गया था कि वो उससे ज्यादा ताकतवर है। ये तो काफी इंटरेस्टिंग हो रहा है, पर जब तुम ह्यूमन नहीं हो तो ह्यूमंस के साथ घर घर क्यों खेल रहे हो? लेकिन जिनवो को समझ नहीं आता कि वो क्या रहा है। वाह, तुम्हें तो ये भी नहीं पता कि तुम क्या हो। हमें हर वक्त आवाजें सुनाई देती हैं जो हमें ह्यूमंस को मारने को कहती हैं, पर तुमसे लड़ते वक्त वो आवाज मुझे सुनाई नहीं दे रही। क्या ये सिस्टम की कमांड्स जैसा है और मेरे खिलाफ उसे आवाजें सुनाई नहीं दे रही? शायद क्योंकि मैं एक प्लेयर बन गया हूँ। हमें लड़ने की कोई जरूरत नहीं है। तुम पीछे खड़े ह्यूमंस को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हारी जिंदगी को बख्श देंगे। तुम कौन हो और ह्यूमन से क्यों लड़ना चाहते हो? हम हैं। लेकिन जैसे ही वो बताने वाला था, वो ग्लिच हो जाता है। ह्यूमंस को हमारे हवाले कर दो और हम तुम्हें बख्श देंगे। जिनवो को समझ नहीं आता कि अभी क्या हुआ, पर अभी के लिए वो इसके बारे में ज्यादा नहीं सोचता और उसके प्रपोजल को रिफ्यूज कर देता है। क्या तुम हमारे दुश्मन बनना चाहते हो? तुम्हें पता है ना हमारे नंबर तुमसे कहीं ज्यादा है। लेकिन ये सुन के जिनवो बस स्माइल करता है और तुरंत ही अपनी आर्मी को समन कर देता है, जिसमें कि अब बेयर्स भी ऐड हो चुके हैं। इनको देखकर बाकी के हंटर्स भी डर जाते हैं, जिसके बाद उन दोनों की आर्मीज आपस में लड़ने के लिए आगे बढ़ जाती हैं। वहीं जब वो सब लड़ रहे थे, जिनवो के टीममेट्स वहां से जाने लगते हैं क्योंकि अगर वो इसके बीच में रहे तो उनकी मौत ही होगी। लेकिन उन्हें भागते हुए कुछ आई सेल्व्स देख लेते हैं और उनके ऊपर एरोस को शूट करते हैं, पर जैसे ही वो उनकी कमान से निकलती है, वहां जिनवो आ जाता है और इससे पहले कि उन्हें सोचने का समय मिलता, वो उन तीनों को काट के रख देता है। उसके साथ ही सही में ताकतवर हैं। मेरे सोल्जर्स भले ही मरते ना हो, पर मेरी एमपी बड़ी तेजी से खत्म हो रही है और उनका बॉस मुझसे ज्यादा
ताकतवर है। वो जिनवू के सोल्जर्स को हराता हुआ आगे बढ़ता जाता है, जिसके बाद वो जिनवू के ऊपर हमला कर देता है और उसके हमले से जिनवू समझ जाता है कि वो इग्रिस के साथ भी उसे नहीं हरा पाएगा। मुझे और ज्यादा ताकत की जरूरत है। मेरा नाम बारूका है, तुम्हारा नाम क्या है? संग जिनवू। जिसके बाद फिर से उन दोनों की फाइट शुरू हो जाती है। फाइट के दौरान बारूका उसके वेपन को नीचे दबा देता है, लेकिन इससे पहले कि वो उसके ऊपर हमला करता, वो अपने वेपन को फिर से अपने हाथ में समन करता है। लेकिन जो सेम अटैक इग्रिस पर काम कर गया था, उसे बारूका आसानी से इवेट कर लेता है और उसकी एक ही किक जिनवू को उड़ता हुआ पीछे भेजती है। तभी जिनवू के मेजेस बारूका के ऊपर एक फायर बॉल से हमला कर देते हैं। इस धमाके की वजह से किम को भी होश आ जाता है और अपने सामने जिनवू को देखकर उसका गुस्सा फिर से सर चढ़ जाता है और वो अपनी तलवार निकाल के उसके ऊपर हमला करने जाने लगता है। पीछे से उसके किम आ रहा था और उसके सामने से बारूका भी उसके ऊपर हमला करने आता है। वो जिनवू के ऊपर हमला करने ही वाला था, लेकिन तभी स्नो के अंदर से एक नया सोल्जर बाहर आता है और हम कुछ सेकंड्स पहले का सीन देखते हैं। जब किम जिनवू के ऊपर हमला करने आया था, उसने इग्रिस को समन किया, जिसने स्नो को उड़ाकर सारी चीजें छुपा ली और अगले ही पल अपनी तलवार किम चू के छाती में घुसा दी और उसके मरने के बाद जिनवू उसकी शैडो को भी एक्सट्रैक्ट करता है, जो कि काफी ज्यादा पावरफुल था और उसके हमले से बारूका भी पीछे हो जाता है। जिनवू उसका नाम आयरन रखता है। आयरन जब अपनी टॉन्ट स्किल का यूज करता है, बारूका सबसे पहले उसी के ऊपर हमला करने जाता है, लेकिन बारूका के लिए आयरन की मूवमेंट्स बहुत ज्यादा स्लो थी, तो वो आसानी से उसके अटैक से बचता जाता है। वहीं वो तीनों पेड़ के पीछे छुपकर इन सारी चीजों को देख रहे थे। मिस पार्क, क्या हंटर्स की लड़ाई ऐसी होती है? अगर ऐसा है तो मैं कभी हंटर कैसे बन पाऊंगी? लेकिन वो दोनों कहते हैं कि उन्होंने भी ऐसी लड़ाई पहले कभी नहीं देखी। ये मेरा मुकाबला नहीं कर सकता, तुम और वो नाइट मुझ पर साथ में हमला करो। इसके बाद इग्रिस के साथ साथ जिनवू भी उसके साथ लड़ने लगता है और उन दोनों के साथ में लड़ने के बाद भी बारूका उन्हें टक्कर दे रहा था। तभी लड़ाई के बीच में आयरन फिर से अपनी टॉन्ट स्किल का यूज करता है, जिसकी वजह से बारूका फिर से उसी के ऊपर हमला करने जाता है। इस मौके का फायदा उठाकर जिनवू और इग्रिस दोनों उसके ऊपर अटैक करते हैं। वो इग्रिस के अटैक से तो बच जाता है, पर जिनवू के अटैक से नहीं बच पाता। इसने अपने वाइटल ऑर्गन्स को अवॉइड कर लिया। तुम मुझे बहुत ज्यादा अंडर एस्टिमेट कर रहे हो। तुम सच में स्ट्रांग हो, पर तुम्हारे आदमी नहीं। तभी बारूका देखता है कि जिनवू के सोल्जर्स ने उसके सभी आई सेल्व्स को अब मार डाला है, लेकिन अगर तुम मर गए तो वो लोग कोई प्रॉब्लम नहीं खड़ी करेंगे। तभी जिनवू अपने वेपन को थ्रो कर देता है, जिसे बारूका डॉज कर लेता है। उसे लगता है कि वो कितना बड़ा गधा है जो अपने वेपन को ही फेंक दिया, लेकिन तभी जिन अपने रूलर्स हैंड स्किल का यूज करता है और वो डैगर वापस से उड़ता हुआ उसी के ऊपर जाता है, जिसे ब्लॉक करने के चक्कर में उसका वेपन ही टूट जाता है। आयरन उसके बुलाते ही आयरन भी वहां आ जाता है और अपने हाथों में बारूका को जकड़ लेता है। ये देख के सभी मेजेस उसके ऊपर अपने फायरबॉल स्पेल का यूज करते हैं, जिससे वहां काफी बड़ा धमाका होता है। लेकिन इसके बाद भी बारूका जिंदा खड़ा था और वो बिना वेपन के आयरन को काट डालता है। वो चिल्ला के ऐलान करने लगता है कि वो उन सभी को मार डालेगा, लेकिन जिनवू पहले ही अपनी स्टेल्थ स्किल का यूज कर चुका था और वो अपना डैगर सीधा उसके पेट में घुसा देता है। लेकिन इतने से भी बारूका नहीं हारा था। अभी ये लड़ाई खत्म नहीं हुई है, लेकिन तभी आयरन फिर से खड़ा होता है और अपनी एक्स से ऐसा जोरदार हमला करता है जिससे बारूका चपटा हो जाता है। इससे जिनवू 2 बार लेवल अप होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि आयरन उसके मरने के बाद भी एक्स से उसके ऊपर हमला करता रहता है। ओए रुक जा, फालतू में ओवरबोर्ड क्यों जा रहा है बे? तेरे भविष्य की मुझे चिंता होने लगी है। आयरन उम्मीद भरी नजरों से इग्रिस की तरफ देखता है, लेकिन वो बस मुड़ के वहां से चला जाता है। तो वो बाकी के मेजेस के साथ मिलकर सेलिब्रेट करने लगता है। और अब क्योंकि उस डंजन का बॉस हार चुका था, बाहर का गेट भी ओपन हो जाता है, जिसे देख के वो बड़े खुश होते हैं। लेकिन उससे पहले जिनवू बारूका की शैडो को एक्सट्रैक्ट करना चाहता है। वहीं डंजन के बाहर अब 7 घंटे बीत चुके थे, यानी अंदर 1 हफ्ता। आन बाइक से कहता है कि वो यहाँ पर रहेंगे तो वो वापस जा सकते हैं। इसके अंदर मेरे मेंबर्स हैं, तो मैं वापस कैसे जा सकता हूँ? तभी उस गेट का कलर फिर से ब्लू हो जाता है और कुछ लोग वहाँ से बाहर आ रहे थे। ये देख के बाइक को लगता है कि ये जरूर किमचू होगा, लेकिन उस दरवाजे से पार्क और गो बाहर आते हैं, जिसके बाद जिनवू सांगी भी बाहर आ जाते हैं। मिस्टर संग, मुझे पता था ये कमाल का बंदा है। इसके बाद बाइक ये देखकर हैरान हो जाता है कि वो डंजन का गेट गायब हो चुका है। कि हंटर्स का क्या हुआ? किम कहाँ है? सिर्फ लो रैंक हंटर्स ही सर्वाइव कर पाए। आखिर गेट के अंदर क्या हुआ था? चलो मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ। लेकिन तभी बाइक उसे रोक देता है। प्लीज रुको जरा, मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। मैं पहले ही थक चुका हूँ, तो क्यों ना तुम गिल्ड से ही बात करो। लेकिन इसकी वजह से बाइक को गुस्सा आ जाता है। ये कोई
रिक्वेस्ट नहीं थी, ये एक ऑर्डर था या फिर एक धमकी। इस इंसिडेंट में हमारे 6 मेंबर्स मिसिंग है। मैं इंचार्ज हूँ तो मुझे तुमसे सवाल करने ही होंगे। मैं समझ सकता हूँ, पर मैंने तुम्हारे 2 मेंबर्स को बचाया है, तो क्या तुम्हें पहले मेरा शुक्रिया अदा नहीं करना चाहिए? ये सुन के बाइक शांत हो जाता है। तुम सच कह रहे हो, मैं अपनी बदतमीजी के लिए तुमसे माफी मांगता हूँ। इसके बाद सांगी को लेकर जिन्वू वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद बाइक पार्क से पूछता है उस लड़के का क्या चक्कर है, वो आखिर इतने गुस्से में क्यों था। पार्क कहती है कि उसे भी नहीं पता। बॉस को हराने के बाद उसका मूड अचानक से ही बदल गया, जिसके बाद वो आन से कहता है कि चाहे कुछ भी हो जाए वो बंदा हमारे गिल्ड में आना चाहिए। जिन्वू सांगी को अपने घर छोड़ देता है, जहाँ वो उसका शुक्रिया अदा करती है और वो मिस्टर संग की जगह उसे जिन्वू कह के बुलाती है और कहती है कि हम जल्द ही दोबारा मिलेंगे। वहीं ये सब सुन के वो भी हैरान हो जाता है। वहीं उस डंजन में जिन्वू का सारा समय वेस्ट ही हुआ और उसे बस एक काम का डैगर मिला है। पर जब उसने बारुका की शैडो को एक्सट्रैक्ट करने की कोशिश की थी, उसके तीनों अटेम्प्ट्स फेल हो गए, शायद क्योंकि उसकी ताकत जिन्वू से कहीं ज्यादा थी। मैंने सारा दिन काम किया और घंटा कुछ नहीं मिला। आगे घर आने के बाद जिन्वू सोचने लगता है कि आज तीसरी बार था जब उसने एक और इंसान की जान ली। वहीं अगली सुबह एक और रेड के लिए वहाँ जिन्हो पहुंच जाता है। तुम इसी कॉस्ट्यूम में यहाँ आ गए? हाँ बिल्कुल, अब चले? हाँ चल। रास्ते में हमें किसी को उठाना भी है और हम देखते हैं कि वो किसी को सांगी है, जहाँ वो फिर से जिन्वू को उसके नाम से बुलाती है, जो देख के जिन्हो शॉक हो जाता है। क्या तुम रात को ढंग से सो पाई? सांगी कहती है कि उसे नींद नहीं आई क्योंकि काफी लेट हो गया था। वहीं उन दोनों की बातों को सुनकर यो को लगता है कि उन दोनों का कोई चक्कर चल रहा है। इन दोनों ने साथ में रात बिताई है। बॉस, सांगी अंडर एज है। हाँ तो? उसका जवाब सुन के यो हैरान हो जाता है और बस चुपचाप गाड़ी को आगे बढ़ा देता है।